गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर की। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ये बात याद रखेंगे क्योंकि आज का वो जो दिन है, पहले आप तारीख देखिए कि आज है 6 अगस्त। 6 अगस्त वो काला दिन है जापान के लिए जब उसके शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी वायुसेना के द्वारा बम गिराया गया था। याद आया ना, हिस्ट्री, इतिहास जो है वो ज़रूर याद रखना चाहिए, किसी भी दिन से कौन सा इतिहास जुड़ा हुआ है। तो 6 अगस्त से जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो बहुत ही काला इतिहास है कि ये वो दिन है जिसने कई सारे लोगों की जानें ले ली, पूरे जापान को बिल्कुल तबाह कर दिया। तो 6 अगस्त 1945 की ये घटना है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु बम गिराया था। और 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली। और अमेरिका यहीं पर शांत नहीं बैठा, अमेरिका ने इसके बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखी और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया गया। और ये बम की फ़ोटो जो जब ये बम गिराया गया था तो फ़ोटो इसकी पड़ी हुई है, आप जाकर के नेट पर देख सकते हैं। तो ऐसे नहीं, कपासी एकदम मशरूम के आकार के बादल क्रिएट हुए थे, बहुत ही भयानक वो दृश्य था। और यहाँ पर जो 9 अगस्त को बम गिराया गया था अमेरिकी वायुसेना के द्वारा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैट मैन। तो यहाँ पर 2 बम गिराए गए थे अमेरिकी वायुसेना के द्वारा और उन 2 परमाणु बम ने जापान को तबाह कर दिया। न जाने कितनी पीढ़ियों तक वहाँ लोगों में विकृतियाँ देखने को मिली, शारीरिक विकृतियाँ। कोई अंधा पैदा होता था तो कोई दिव्यांग पैदा होता था। तो ये इतना भयानक इसका हमें परिणाम देखने को मिला। तो इस तरह की गतिविधियों को बाद में इंटरनेशनल समझौते किए गए, बहुत सारे ट्रिटी साइन की गई जिसके तहत देशों को बांधा गया कि आप ऐसे किसी देश पर परमाणु बम नहीं गिरा सकते। तो बहुत ही ये दर्दनाक घटना थी 6 अगस्त की 1945 की, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात हो रही है और अमेरिका ने जापान को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। और यहीं पर फिर वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कर दी गई। बहुत सारे लोगों ने अमेरिका की आलोचना की कि इस तरह की गतिविधि किसी भी जो वैश्विक शक्ति के द्वारा किया जाना सराहनीय बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई भी देश वैश्विक शक्ति है तो जाहिर सी बात है कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि किसी भी देश को तबाह करने में उसका हाथ होना चाहिए। तो यहाँ पर अमेरिका बहुत ही गलत साबित हुआ था। और जापान में आज भी कहते हैं कि आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में इस परमाणु बम का प्रभाव दिखाई देता है, इतने वर्षों के बाद भी दिखाई देता है। तो ये जो 2 दिन हैं आप याद रखिएगा, इन 2 दिन को 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया भी जाता है इसकी याद में। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ 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 आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट से निकाल कर एम्बर लिस्ट में डाला है। भारत के साथ और कौन कौन से देश इस लिस्ट में शामिल हुए हैं? अब मैं आपको बताऊंगी कि ये लिस्ट किससे संबंधित है। तो ये लिस्ट संबंधित है यात्रा से संबंधित। कुछ देश जिनको रेड लिस्ट में डाला गया था, मतलब इस देश के लोग बिल्कुल भी यात्रा यहाँ पर नहीं कर सकते थे। क्योंकि कोविड-19 बहुत ही फैला हुआ था। तो ये लिस्ट बनाई गई थी कि भाई इस देश जिन देशों में बहुत ज़्यादा ये कोविड-19 की प्रॉब्लम थी उन देशों को बिल्कुल बैन कर दिया गया था। रेड लिस्ट का मतलब ही होता है एकदम बैन। तो फिर यहाँ पर फिर धीरे धीरे इन लोगों को छूट दी जा रही है। तो और भारत को एम्बर लिस्ट में डाला गया है। अब ये एम्बर लिस्ट क्या है? सबसे पहले तो आप आंसर देख लीजिए कि भारत के साथ साथ कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देशों को भी यहाँ पर एम्बर लिस्ट में ब्रिटेन के द्वारा डाला गया है। अब ये लिस्ट क्या है? तो ये जो एम्बर लिस्ट है इसमें बताया गया है कि जो भी देश यहाँ पर, ये भारत हो गया या कतर हो गया, इन देशों के नागरिक अगर यात्रा करेंगे तो उनको कोविड-19 का टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है और 10 दिनों तक उन्हें वहाँ ब्रिटेन में पहुँचकर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। यात्रा करने के 3 दिन पहले उनको कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा और वहाँ पहुँचकर भी उनको 2 टेस्ट कराने पड़ेंगे। वो उन्हें पहले से बुक करा के रखना पड़ेगा और वहाँ पहुँचकर वो 2 टेस्ट कराएंगे। उसके बाद कहीं जाकर के वो ब्रिटेन में शामिल हो सकते हैं। मतलब शामिल होने का मतलब है वहाँ यात्रा कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं।
लेकिन अगर इतनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं किया गया है तो फिर आप ब्रिटेन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत को इतनी मतलब अगर आप भारत में से कोई भी ब्रिटेन जाना चाहता है, कोई भी नागरिक जाना चाहता है, तो उसे 10 दिन तक वहाँ क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा और जो भी फॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं उन्हें पूरा भी करना पड़ेगा। और ये जो छूट है 8 अगस्त से स्टार्ट कर दी जाएगी। 8 अगस्त से कोई भी व्यक्ति नागरिक जो यहाँ इन देशों का है, मतलब कतर का है, बहरीन का है, यूएई का है या भारत का है, तो इन देशों के नागरिक यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इनके साथ में। तो आप याद रखिएगा एम्बर लिस्ट क्या होती है और ब्रिटेन ने इसमें भारत को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ये जो कुछ कथन है इन पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, पूर्वी लद्दाख में उम्बलिंग लांग दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। तीसरा कथन है, इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर बेल सड़क खारदुंगला दर्रे की थी। तो यहाँ पर 3 कथन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दूसरा कथन गलत है। क्या गलती है वो भी आपको बताऊंगी, पहले आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए कि पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कर दिया गया है। तो यहाँ पर यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क हो गई है क्योंकि लद्दाख की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर उमलिंगला दर्रे के पास ये 19,300 फीट ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर जो निर्माण है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम BRO बोलते हैं, BRO के द्वारा इस रोड का निर्माण किया गया है। तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा कथन बिल्कुल सही है कि इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरबेल सड़क जो थी वो खारदुंगला दर्रे में स्थित थी। तो ये सड़क सबसे ऊंची थी, इसकी कुछ 18,000 करके ऊंचाई थी, लेकिन अभी यहाँ पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर आप देख रहे हैं कि सड़क का निर्माण कर दिया गया है। तो ये अब सबसे ऊंची सड़क हो गई है उमलिंगला दर्रे। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उमलिंगला दर्रा चर्चा में रहा, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है और लद्दाख में भी पूर्वी लद्दाख में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, नेलियोड वासुदेवन नंबूदिरी, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। तो आपने अधिकतर सुना होगा, या तो किसी खिलाड़ी का पूछते हैं कि निधन हुआ, या फिर किसी लेखिका का या लेखक का पूछते हैं, और या तो पूछते हैं कि कोई नृत्य शैली से जुड़ा हुआ हो या गायन शैली से जुड़ा हुआ हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेलियोड वासुदेवन नंबूदिरी इनका नाम है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कथकली नृत्य शैली से जुड़े हुए थे क्योंकि ये केरल से बिलोंग करते थे। किस राज्य से थे? केरल से थे, और केरल का ही नृत्य है कथकली। तो कथकली के ये बहुत बड़े प्रणेता आप कह सकते हैं, इस नृत्य शैली में ये जुड़े हुए थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप याद रखेंगे कि कथकली नृत्य शैली से ये जुड़े हुए थे। आपको कथकली से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है कि ये किस राज्य की नृत्य शैली है, तो केरल राज्य से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही चर्चा में है और सबकी नज़रें इन पर टिकी हुई हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में इनका फाइनल का मैच पड़ रहा है। देखते हैं कि भारत पाकिस्तान वाली जो बात है वो यहाँ हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। और क्या मतलब भारत और पाकिस्तान की जब बात आ जाती है तो ना भारतीयों में वैसे अलग से ही एक जोश आ जाता है कि पाकिस्तानियों से तो नहीं हार सकते। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर फाइनल में प्रवेश किया है। ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, पानीपत हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा इनका नाम है। स्मार्ट से दिखते हैं, आपने देखा होगा शायद भाला फेंक का, अगर आपने अभी तक जैवलिन थ्रोअर का खेल देखा है तो भाला फेंक को जैवलिन थ्रो भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। बाई चांस इंग्लिश का टर्म भी हिंदी में ही लिख देते हैं, तो आप इंग्लिश के टर्म्स को भी आज से याद रखना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं फिर भी ये हिंदी मीडियम का गाना बंद करिए और इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश के शब्द हैं उनको भी याद रखिए। कई बार सीधे सीधे ऐसे जैवलिन लिख देंगे, जैवलिन थ्रो, तो अगर भाला फेंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता है तो फिर आपके लिए उत्तर लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने फाइनल में प्रवेश कर लिया है और भाला फेंक खिलाड़ी है, पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब इनका फाइनल का मैच होगा तो पता चलेगा कि ये गोल्ड जीतते हैं या नहीं जीतते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत का वो कौन सा यहाँ पर राज्य है जहाँ पर ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली में यहाँ पर ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ऑर्किड क्या होते हैं? ऑर्किड फूल होते हैं ये। तो जाहिर सी बात है, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑर्किड के संरक्षण के लिए केंद्र का उद्घाटन किया गया है कि अब यहाँ पर इनको संरक्षित किया जाएगा। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए कि ऑर्किड एक फूल वाला पौधा है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑर्किड एक फूल वाला पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑर्किडेसी है। सेम नाम है, ऑर्किड फूल का नाम है और यहाँ ऑर्किडेसी इसका वैज्ञानिक नाम है। सभी ऑर्किड प्रजातियों को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, जिसको साइट्स कहते हैं, इसके तहत संरक्षित किया गया है। तो साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके तहत जो भी फाउना एंड फ्लोरा होती है इनको संरक्षित किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद रखेंगे और यहाँ से साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। तो साइट्स के बारे में अगर हम बात करें, 1 जुलाई 1975 को ये लागू किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बिल्कुल ये डाटा नोट करके रखना है कि साइट्स के तहत इनको संरक्षित किया गया है। और साइट्स की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, होप सो मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाती हूँ और कोई आपको मतलब डाउट रह नहीं जाता है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोल पाशियन्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पता है, मैं आप लोगों को सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कठिन हो जाएगी और समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको एकदम कह सकते हैं ना कि भूमि से जुड़े हुए जो भाषा होती है उसमें आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो निकोल पाशियन्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। फिर से ये इसी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये जो देश है वो हो जाता है आर्मेनिया। आर्मेनिया एक देश है, एशिया का देश है ये, आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर निकोल पाशियन्स को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं कि नाम दे देते हैं, लेकिन वो देश चर्चा में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चर्चा में। जैसे इजराइल बहुत ही चर्चा में रहा, तो उसके जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदले गए तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। लेकिन आर्मेनिया इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है, बट हो सकता है फिर भी यहाँ से इसकी कैपिटल या करेंसी वगैरह पूछ दी जाए। तो निकोल पाशियन्स को आर्मेनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आर्मेनिया के बारे में अगर हम बात करें तो आर्मेनिया एशिया का एक देश है, जैसा कि हम सभी को पता है, और एशिया और यूरोप के बीच पहाड़ी काकेशस क्षेत्र में ये स्थित है। तो एशिया और यूरोप के बीच में काकेशस की पर्वत पड़ते हैं ना, आपको पता होगा, यहीं पर ये आर्मेनिया देश स्थित है। येरेवन यहाँ की आर्मेनिया की कैपिटल हो जाती है और आर्मेनियाई ड्राम इसकी मुद्रा हो जाती है। तो ड्राम मुद्रा याद रखिएगा। और इसकी जो राजधानी कौन सी हो जाती है, येरेवन इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस देश की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल, जिनका नाम है जेम्स सी मैककॉनविले, ये भारत के दौरे पर आए हैं। तो आपको ये भी थोड़ा नज़र बना के रखना पड़ता है, कौन सा पड़ोसी देश का कोई सेना अध्यक्ष या फिर पड़ोसी देश के कोई ऐसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट देश जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत दौरे पर आते हैं, तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककॉनविले ये भारत यात्रा पर हैं और आपको पूछा जा रहा है कि ये किस देश की सेना के चीफ हैं। तो यहाँ पर ये अमेरिका के सेना चीफ हैं। तो अमेरिका, जाहिर सी बात है, ग्लोबल वैश्विक शक्ति की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस देश के अगर सेना चीफ किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, जिस देश की सेना अपने आप में बहुत ही ताकतवर सेना है, जिस देश के पास 4 तरह की सेनाएं हैं, भाई जनरल से लोगों के पास 3 तरह की सेनाएं होती हैं, नेवी होती है, आर्मी होती है और उसके साथ साथ में एयर की सेना होती है, लेकिन यहाँ पर इसके पास 4 तरह की सेनाएं हैं। तो आप याद रखिएगा, अमेरिका के जो चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककॉनविले हैं, ये भारत यात्रा पर इस समय आए हुए हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के बारे में आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में पद्मा सचदेवा का 81 साल की आयु में निधन हो गया है, ये किस भाषा की लेखिका थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ये प्रश्न ज़रूर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्ज़ाम में। अब ये प्रश्न आप सोच रहे होंगे इतना इम्पॉर्टेंट भाई क्यों है।
बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, लेकिन ये प्रश्न क्यों, बहुत सारे लोगों का निधन होता है, लेकिन यहाँ पर पद्मा सचदेवा जी का जिनका निधन हुआ है, ये एक महिला थी और ये लेखिका थी। और ये किस भाषा की, तो डोगरी भाषा की लेखिका थी, डोगरी भाषा की पहली महत्वपूर्ण लेखिका। याद रखिएगा, पहली महत्वपूर्ण लेखिका, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ साथ में ये हिंदी भाषा की भी लेखिका थी, लेकिन यहाँ पर डोगरी भाषा की भी ये लेखिका थी। और आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया था? क्योंकि इन चारों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था ना, याद है कि नहीं? तो वहीं से आपसे मैंने प्रश्न पूछा है कि इन चारों भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं 22 भाषाएं, इन जिनमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भी शामिल है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते हैं, मुझे खुशी होती है, और जाहिर सी बात है जब आप आंसर करते हैं तो कुछ आप नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पद्मा सचदेव इनका नाम है, डोगरी भाषा से ये संबंधित है। इनके बारे में अगर हम बात करें, 2001 में इनको पद्मश्री मिला था, 1971 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण महिला थी, डोगरी भाषा की ये लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलियाई का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में कितने बिलियन डॉलर में बिक गया? तो ये इनका 7 साल पहले से चल रहा था इनका स्टार्टअप, जिसका नाम था आफ्टर पे, और ये हाल ही में बिक गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने बिलियन डॉलर में ये बिक गया है, तो इसका राइट आंसर है 29 बिलियन डॉलर। 29 बिलियन डॉलर में ये बिक गया है, और कोई दूसरी कंपनी के द्वारा इसको ख़रीद लिया गया है। बहुत ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं, बहुत ही चलता था आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको किसी दूसरी कंपनी ने ख़रीद लिया है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, जो कि बहुत ही चर्चा में बने रहते हैं, क्योंकि ट्विटर जैसी चीज़ें चर्चा में तो रहती हैं। ट्विटर और व्हाट्सएप भारत में बहुत चर्चा में रहता है। तो जैक डॉर्सी की कंपनी है स्क्वायर, स्क्वायर ने इसको ख़रीदा है। आफ्टर पे में सभी खरीदों और भुगतानों के बाद में करों की सुविधा देता है। इसी खासियत की वजह से यह इतना मशहूर हुआ कि करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये करों से सुविधा देता है, छूट दिलवा देता है करों में। तो लोगों के बीच में जाहिर सी बात है, जब किसी को कर ना देना पड़े, छूट मिल जाए, और छूट के लिए तो लोग बैठे ही रहते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से ये बहुत ही चर्चा में रहता था आफ्टर पे। और अब आफ्टर पे को जैक डॉर्सी की जो कंपनी है स्क्वायर कंपनी, उसने खरीद लिया है। तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है? तो बहुत ही चर्चा में ये रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि 41 सालों के बाद भारत ने पदक जीता है, और वो भी हॉकी में पदक जीता है। इससे क्या होता है कि हॉकी, अब लोगों को पता चला कि हॉकी भी एक गेम है। वरना इंडिया में भी लोग क्रिकेट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। बच्चा पैदा होते ही बच्चे के माँ बाप क्रिकेट के लिए बैट बॉल दिलाते हैं, किसी के मम्मी पापा हॉकी नहीं दिलवाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमने भी गेम्स को नेगलेक्ट करके रखा हुआ है। जबकि हॉकी अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, हालांकि है नहीं। याद रखिएगा, ये कहीं भी इसको एक कह सकते हैं दर्जा नहीं दिया गया है। लोग कहते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मगर आप याद रखिएगा हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल अभी भी डिसाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में इसने पदक जीता है। और ये कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। फिलहाल कोई बात नहीं, पदक तो जीता, कांस्य पदक ही सही, लेकिन कांस्य पदक यहाँ पर हॉकी टीम ने जीता है 41 वर्षों के बाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, और उसके साथ साथ लोगों की खुशी भी आपको देखने को मिलेगी ही, क्योंकि कोई भी पदक जीतना आसान नहीं है ओलंपिक में। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत और किस देश के बीच में यहाँ पर 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे स्टेशन, ये जो रेलवे मार्ग है, इसकी बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है? तो 50 वर्षों के बाद, 50 वर्षों से ये बंद पड़ा था, इसको बंद कर दिया गया था किसी कारणवश, लेकिन अभी फिर से इसको शुरू किया गया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे मार्ग की बहाली की गई है। तो अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तब इसकी घोषणा की थी कि हाँ, इसको शुरू किया जाएगा, और अभी ये शुरू कर दिया गया है और इसका नियमित संचालन शुरू हो गया है। तो एक बार फिर से ये चर्चा में आ गया है। तो आप याद रखिएगा, हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेलवे मार्ग की बहाली यहाँ पर शुरू कर दी गई है, और मालगाड़ियों का नियमित संचालन किया जाना शुरू हुआ है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाता है। ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और प्रश्न आपको कैसे लगते हैं, प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगता है, ये भी आप बताएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू सो मच।